मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के सभी छात्रों के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना अधिक से अधिक समय सेट प्रैक्टिस पर दें। इससे आप अभी तक जो भी पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट या टॉपिक या तो चैप्टर का पढ़ी हुई चीज़ों का क्विक रिवीजन हो जाएगा और नई चीज़ भी सीखेंगे। ठीक है, नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, यानी कि रिविज़न आपका सब होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो नए सिलेबस चेंज हुआ है, क्लास 9 और 10 पर आधारित नए प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो मंगलाचरण लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा मंगलाचरण सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 वाला मंगलाचरण ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो नवरत्न शब्द में ये द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास कहते किसे हैं, तो अगर किसे कहते हैं ये जान जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, पहला पद जो होता है, जैसे नवरत्न में पहला क्या, नव, नव क्या है, संख्यावाचक है, नौ है ना, 9 10 ऐसे, तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है। तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में जैसे कि पंचवटी, इस क्या द्विगु समास है। त्रिलोक, त्रिलोक में क्या है, 3 आ रहा, संख्यावाचक विशेषण आ रहा, तो ये सब क्या है, द्विगु समास है। तो नवरत्न में कोई पूछा कि शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि रिक्विजिशन यानी कि रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा है। तो रिक्विजिशन का मतलब हिंदी पूछ रहा है। ठीक है, वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका हिंदी होता है मांग। ठीक है, इसका हिंदी हो गया, रिक्विजिशन का मतलब होता है मांग। ठीक है, निंदा का इंग्लिश क्या होता है, तो डिनाउंसिंग होता है, या तो सेंसर भी बोल सकते हैं, CANSURE। सेंसर मतलब निंदा करना होता है, ट्वीट मतलब निंदा करना होता है। ठीक है, आरक्षण का क्या, रिजर्वेशन हो जाएगा। निराकरण का क्या होता है, निराकरण का होता है आपका रिजॉल्व्स या तो सेटल हो जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो कविता स्त्रीलिंग है, कहानी भी स्त्रीलिंग है, उपन्यास जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, मालूम, ये है पुल्लिंग है। ठीक है, और जीवनी भी स्त्रीलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि कृष्ण का विलोम क्या होगा। तो कृष्ण के सुने होंगे, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है ना, तो कृष्ण का विलोम हो गया शुक्ल। नेक्स्ट है कि शिक्षा के हेर फेर शीर्षक पाठक के रचनाकार कौन है। शिक्षा के हेर फेर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को ये इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1913 में, जो कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही है। नेक्स्ट है कि पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो पानी बह रहा था, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि भूतकाल में क्या होता है कि जो समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पानी बह रहा था, यानी कि भूतकाल में था लेकिन समाप्त नहीं हुआ, ये इसमें नहीं दिया हुआ है कि समाप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन ये बह रहा था, तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है कि पीने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो पीने की इच्छा होता है पिपासु होता है। ठीक है, खाने की इच्छा अगर पूछ दे तो क्या होगा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा क्या होता है, बुभुक्षा होता है। नेक्स्ट है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। तो बहादुर शीर्षक कहानी में उसका किशोर था, वो था लेखक का पुत्र था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेखक का पुत्र था। अच्छा, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन था, तो वो लेखक की पत्नी थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लेखक की पत्नी थी कौन, निर्मला। ठीक है, और जो लेखक का पुत्र क्या था, तो लेखक का पुत्र था, ये पूछा जा रहा है क्या, लेखक का पुत्र जो था वो क्या, किशोर, है ना। का बहादुर कहानी जो शीर्षक है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। और बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी पूछे, तो लेखक की पत्नी थी। अच्छा, बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक कौन था मालूम, बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक था अमरकांत था, ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन था, अमरकांत था।
नेक्स्ट है आपका सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना, सत्य प्लस अर्थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि मातृभूमि कविता किस कविता संकलन में से ली गई है? तो मातृभूमि कविता ये लिया गया है पुतली में संसार से लिया गया है ना, पुतली में संसार कविता संकलन से लिया गया मातृभूमि कविता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में इंग्लिश का आता है। इसमें क्या है आपसे पूछा जा रहा है क्या, वेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि साइनो। वेस्ट एक्सप्रेसेस जैसे देखते हैं इसका मतलब साइनो होता है, ठीक है। तो आर्डियोस मतलब क्या होता है? आर्डियोस मतलब होता है कठिन, ठीक है। तो साइनो पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा अस्ट्रेनियस, मतलब ये होता है जोरदार या हठी। अस्ट्रेनियस यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में अस्ट्रेनियस मतलब होता है हठी या तो कठोर या जोरदार। नेक्स्ट है आपका अपोजिट पूछा जा रहा है ना, अपोजिट यहाँ लिखा है, अपोजिट पूछा जा रहा है क्विसेंट यानी क्यूसेंट मतलब क्या होता है? तो क्यूसेंट मतलब होता है ये, क्यूसेंट का मतलब होता है क्या मालूम? निष्क्रिय होता है ना, क्यूसेंट मतलब निष्क्रिय। तो इसका अपोजिट पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। तो अनिमेटेड मतलब होता है जीवंत या तो सक्रिय है ना, अनिमेटेड है गया इसका एंटो। नेक्स्ट है इसमें क्या कोरेक्टली स्पेल्ड पूछा जा रहा है। कोरेक्टली स्पेल्ड यानी कि सही शब्द पूछा जा रहा है। रॉन्गली स्पेल्ड पूछे तो गलत वाला चुनना है, लेकिन इसमें सही वाला यानी कि 3 गलत है इसमें से और 1 सही है तो वो सही वाला चुनना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कोमेमोरेट है ना। कोमेमोरेट मतलब होता है मनाना है ना, कोमेमोरेट ये वाला सही है। नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों पे भरना है। तो इसका क्या है? डू नॉट डैश योर आउन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर, यानी कि इसका कहना क्या है? इसमें कहना है कि डू नॉट योर डैश योर आउन पर्सनल व्यू, यानी आपका जो पर्सनल व्यक्तित्व जो नज़रिया है वो रीडर पर पाठकर्ता पर जो है उस पर ना थोपें है ना, यही होगा। तो इसका इम्पोज हो जाएगा। इम्पोज मतलब थोपना, यानी कि अपना जो पर्सनल व्यू किसी पर उस पर ना थोपें, तो इम्पोज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दिस स्कूल इज नॉट डैश फ्रॉम द लास्ट वन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दिस स्कूल इज नॉट, एनी होगा है ना, इज नॉट के साथ एनी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। नेक्स्ट है इसमें क्या आइटम में फ्रेज पूछा जा रहा है। तो द ब्यूरी द हेडसेट, तो ब्यूरी द हेडसेट का मतलब होता है, ब्यूरी द हेडसेट का मतलब होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शांति बनाना। द ब्यूरी द हेडसेट मतलब शांति कायम रखना। नेक्स्ट है आपसे ये पूछा जा रहा है क्या, इसमें वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, यानी 1 वर्ड सब्सटीट्यूट पूछा जा रहा है। यानी कि ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी चीज़ है जो कि लंबे समय तक यूज में नहीं रह पाता है तो वो क्या कहा जाता है? वो कहलाता है ऑब्सोलेट, मतलब वो प्रचलित है ना, वो प्रचलित इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्या है सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब सजाना है आपको। पहले सेंटेंस 4 सेंटेंस दे दिया जाता है ABCD, इसमें कौन सा पहले आएगा, ठीक है, वो उसको आपको सजाना है। तो ए में ये दिया हुआ है, बी है ये, ठीक है, और सी और डी ये दिया हुआ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका CDAB इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, मेन चीज़ें ध्यान रखना है कि जैसे पास्ट टेंस में तो इसका तो टोल्ड हो जाता है, सेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है रहता है तो टोल्ड होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड होगा। और फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी कि लोकेश है सब, ये है क्या लोकेश, यानी कि ही में बदल जाएगा, ठीक है। तो जो आई है वो ही में यहाँ आएगा। उसके बाद एम जो है, एम इजार ये वाज वेयर में बदल जाता है तो ही वाज होगा, ठीक है। तो एम वाला आंसर नहीं होगा, ये तो पहले इस कट जाएगा, ठीक है। तो वाज वाला आंसर नहीं होगा, ये एम वाला और आर वाला आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि लोकेश सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दैट वीक, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो मैथ में क्या है, पहला क्वेश्चन है रोहित के 6 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में इतना 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 रन बनाया, तो इस श्रृंखला का उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो औसत क्या होता है, सभी का योग देते हैं और जितना है कितना 6 मैच है, 6 संख्या दिया हुआ है तो 6 से भागा दीजिए, उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए कितना है, तो 6 और 0 6 हुआ, 6 4 10 2 12 2 14 4 18, 18 के 8 बाकी 1, फिर 1 जोड़ दीजिए इसमें 3 4 7 7 7 14 26 4 24 4 28, यानी कि यहाँ पर हो गया
टोटल योग इसका 288 हो गया। अब बटा में कितने संख्या हैं, 6 है, तो 6 से भागा दीजिए, औसत निकल जाएगा। 6 चक 24, बच गया यहाँ कितना 4, 4 और 8 48, यानी 6 × 48, तो इसका करेक्ट आंसर 48 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है कि 5 लाख है, 5 लाख रुपये के मूल्य वाला एक घर 70% बीमित है, यानी कि इस पर 70% बीमा है, ठीक है, यानी कि इस पर 70% बीमा आपको मिलेगा। घर एक दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से, और बीमा कंपनी जो है बीमा की राशि का, जो बीमा की राशि है यानी कि कितना है, 5 लाख का 70% है, तो 5 लाख का 70% है बीमा की राशि। अब उसका बोल रहा है कि 80% भुगतान कर दिए, तो बीमा कंपनी ने कुल कितने रुपए भुगतान किया, तो कैसे क्या निकालना है, काफ़ी इजी है ना, कि 5 लाख का इतना प्रतिशत बीमा है, तो फिर इसका इतना निकालना है, यानी कि 5 लाख गुना 70% गुना 80% आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आंसर कैसे निकाल लेंगे, देखिए 8 सती 56, 56 गुना 5 28, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28, जिसमें है वही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, देखिए इसको कैलकुलेट सिंपल कीजिए, कन्फर्म आंसर यही आएगा। कैसे, देखिए 8 सती 56, 56 को 5 से गुना करिएगा, किसी को 5 से गुना करना है तो उसके आधा जरूर आएगा। देखिए किसी को 5 से गुना करना है ना, जैसे 56 को 5 से गुना करना है तो आधा करके शून्य बैठा दीजिए, उसका आ जाता है, यानी कि 56 गुना 5 करेंगे, 56 का आधा कितना होता है 28, ये आएगा 56 गुना 5 इतना ही आएगा। किसी को आप गुना कर लीजिए, जैसे आप गुना कर दिए 24 को, ठीक है, 24 को गुना करिए 5 से, तो इसको आधा कर दीजिए, 24 गुना 5 करता है ना, तो इसको 24 को आधा करिए, कितना होगा 12, एक शून्य बैठा दीजिए, देखिए 24 पंचे 120, ठीक है। किसी को भी आप ट्राई कर लीजिएगा, किसी भी बड़ी बड़ी संख्या को गुना करना है 5 से, तो उसको आधा करके शून्य बैठा दीजिए। तब हमको देखिए इसको निकालना था क्या, जो चीज़ें निकालना था इसमें यहीं से देख के आंसर बता सकते हैं आप। 8 सती 56, 56 गुना 5 करेंगे तो 28 वाला आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं, तो यहाँ 5 लाख दीजिए, लिख, इसका 70% बीमा है, और बीमा का बोला 80% भुगतान करता है, यानी बीमा का 80% भुगतान किया। अब इसको निकालिए, देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 शून्य गायब, 1 2 गायब हो गया, इस परसेंटेज से भी 2 शून्य गायब हो जाएगा, 1 2, इसमें कितना टोटल शून्य, 5 शून्य था, तो इसमें बचा 2 2 गायब हुआ, तो 1 बचा अभी, ठीक है, 1 इसमें बचा हुआ है। अब इसको गुना करिए, 8 सती 56, 56 और गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 56 का आधा कितना हो गया 28, यानी 280, और 1 शून्य यहाँ बचा है, 1 शून्य यहाँ बचा हुआ है, 2 शून्य बैठा दीजिए, कितना हो गया 280, यानी 28, 3 को 0 और 1 0 यहाँ है, ठीक है, 4 0, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बनाना कैसे, जब भी इस तरह का हिस्सा है तो आपको आइडिया हुआ कि 5 लाख का है, 70% बीमा है, 80% बीमा का इतना देता है, तो 8 सती 56, 56 गुना 5 करेंगे तो 28 वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 में और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, शुरुआत में 28, तो आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यिका, ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, और बीच वाला जो होता है वो माध्यिका हो जाता है, ठीक है। अब बहुलक क्या होता है कि जो बहुत बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा, ठीक है। तो इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन आया, पहले एक चीज़ देखिए, बहुलक जो है सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो 3 आया सबसे ज़्यादा बार, देखिए 3 बार, बाकी कोई भी 3 बार नहीं आया, यानी कि बहुलक जो है 3 होगा, ये ठीक है। यानी कि माध्यिका और बहुलक पूछा तो लास्ट में क्या बहुलक, तो बहुलक 3 होगा, तो यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, यही दोनों में से कौन होगा। अब क्या निकाल लेना, क्या माध्यिका, माध्यिका निकालना कैसे निकालेंगे, सबको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहले क्या है 2, ठीक है, सबसे छोटा 2 है, 2 लिख दीजिए, उसके बाद है 3, 2 एक और है यहाँ भी, तो 2 लिख दीजिए, उसके बाद है 3, 3 कितना 1 2 3, तो 3 बार लिखिए, 1 2 3, और 3 से बड़ा कौन है 5, 5 कितना है 1 2 बार है, तो 5 और 5 लिखिए। इसके बाद कौन आएगा 7, 7 भी 2 बार है, तो 7 को भी लिख दीजिए 2 बार। उसके बाद कौन है लास्ट में 9। अब बीच वाला देखते हैं कौन है, तो इधर से 3 लीजिए पहले और इधर से 3 लीजिए, तो अभी और ले सकते हैं, एक इधर से लीजिए एक इधर से लीजिए, तो बीच में क्या बच गया 2 बच गया। तो बीच में अगर 1 बचता है, अगर 5 बचता है तो 5 हो जाता है उसकी माध्यिका, लेकिन अगर 2 बचा है तो दोनों को जोड़ के और उसका आधा कर दीजिए, यानी दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 5 और 3 8 बटा 2 करेंगे, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि माध्य का क्या हो गया 4 हो गया। तो माध्य का 4 और बहुलक कितना था 3, माध्य का 4 और बहुलक 3, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 90,000 रुपये की धनराशि पर इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 90,000 है और इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो परसेंट कितना है 16.5, 16.5 को क्या लिख सकते हैं 33/2, ठीक है। और इसका 3 वर्ष का ब्याज गुना 3 कर दीजिए। परसेंटेज है, परसेंटेज रहने दीजिए, परसेंटेज से 2 शून्य काट सकते हैं, 1 और 1 ये गायब हो गया, ठीक है। अब वो क्या करना है, अब देखिए 2 से इसको काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 2 से इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा 45 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में जो गुना करने में और थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो पहले ऊपर को गुना ही कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये 90 है तो आसान है गुना करना, क्योंकि 9 से गुना कर लेंगे, बाकी 2 शून्य बचा हुआ है, 2 शून्य बैठा देंगे, ठीक है। तो 9 तिया 27, ठीक है, फिर 9 तिया 27 2 कितना हो जाएगा 29, है ना। 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, फिर 9 तिया 27 2 29, ठीक है। तो और फिर 2 शून्य बैठा दीजिए यहाँ। अब ये दोनों गुना हो गया, अब एक बच गया ये 3, तो 3 से एक बार गुना करिए, ठीक है। तो 3 से गुना करिए तो 2 शून्य, 3 से इसको गुना करिए तो 2 शून्य तो है रहेगा, और 3 सत्ती 21 के 1 बाकी 2, 3 नमा 27 और 2 29 बाकी 2 और 3 तिया 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 89100 है ना, ये आया 89100/2। एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ 89100/2 आया। अब इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर यहाँ बचा 1 और 1 11, फिर कितना होगा 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10 और ये 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया 44,55,0, इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या 44,55,0। अब देखते हैं ऑप्शन 44,55,0, 24 का 44,55,0 का है, ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड चीज़ें नहीं था, है ना, तो आसानी से बना सकते हैं। और आगे है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा अगर है तो उसका क्यू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमको भुजा पहले निकालना है, तो भुजा कैसे निकलेगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का होता है 6 × भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। और इसका बराबर दिया हुआ क्या 1176। अब इसको काटिए 6 से, 6 गई है 6, अब यहाँ कितना बचा 5 है ना, 11 काटेंगे तो 6 से 5, अब 5 पर है 7, यानी 6 × 54, और 3 से फिर कटेगा 6 × 6 = 36, यानी 196। अब ए स्क्वायर बराबर 196, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, है ना। ए का मान कितना आ गया 14, ठीक है, 14 आ गया ए का मान, यानी भुजा का मान 14। अब आयतन पूछा है तो 14 के क्यू कर देंगे, तो 14 × 14 × 14, 14 का क्यू करेंगे तो आएगा 2744, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि एक थैले में 4 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे एवं 6 गुलाबी गेंदे हैं, तो 2 गेंदें यादृच्छिया निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद पीली रंग की नहीं है। तो देखिए टोटल है कितना 4 5 9 और 6 15, टोटल 15 है संभावित, ठीक है। अब इसमें क्या है 2 निकालेंगे और उसके क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद पीली रंग का नहीं हो। तो पीला इसमें कितना है 5, ठीक है, तो पीला को इसको पहले कट कर दीजिए, ठीक है, पीली रंग का नहीं हो, ठीक है, यानी पीला कट कर दीजिए। तो अब क्या बचा 6 और 4 10, अब क्या 10 2 गेंद निकालेंगे तो 10C2 लिखेंगे, ठीक है। और टोटल कितना है 15, 15 नीचे लिखेंगे 15C2, ठीक है, ऊपर लिख देंगे 10, क्योंकि 10 बचा था, 2 गेंद निकालना है तो 10C2, और टोटल कितना है 15, तो 15C2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ऊपर क्या है 10C2, ऊपर वाला गुना पहले कैलकुलेट करते हैं, 10C2 का मतलब 10 × 9, 80 2 का मतलब 2 × 1 है ना, 2 को घटते क्रम में आएंगे। तो 2 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर क्या आ गया 45 है ना, ऊपर आ गया 45, और नीचे क्या था 15C2, यानी कि C2 का मतलब क्या था 2 बार घटते क्रम में 15, इसका एक बार फिर घटते क्रम आएंगे तो 14 आएगा,
और 2 है तो 2 से घटते क्रम में 1 तक आएंगे, जो भी रहेगा 3 रहेगा 3 से घटते क्रम में 1 तक आएंगे। फिर इसको 2 से काटिए तो 2 सती 14, 15 सती 75 से, यानी नीचे आ गया 105। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आएगा। तो ये कटेगा कैसे, 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45, अब 15 सती 75 से, यानी कि 3/7 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में है 3/7। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, मंजीत के वार्षिक वेतन में 30% की वृद्धि कमी हुई है, अगले वर्ष 45% की वृद्धि हुई है, उसके मूल वेतन में कितने प्रतिशत का प्रभावी परिवर्तन होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको ए बी फार्मूला पर बनाते हैं। ए बी फार्मूला पर कैसे समझ में आ जाएगा, जैसे कि किसी के वेतन में पहले 10% बढ़ा दिया, फिर हुआ 5% कम कर दिया, तो टोटल इसका प्रभाव क्या हुआ, तो ये ए बी फार्मूला पर बनता है। वैसे ही ये वाला हिसाब है कि 30% पहले कमी किया और फिर अगले वर्ष क्या किया 45% बढ़ा दिया, तो मूल वेतन में कितना उसमें परिवर्तन हुआ, तो ये ए बी फार्मूला पर बनता है। ए बी फार्मूला पर क्या होता है, ए बी और क्या होता है, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि 30% की कमी किया, तो कमी यानी कि माइनस में करिए, फिर 45% वृद्धि हुआ यानी कि प्लस 45। अब यहाँ पर होता है दोनों का इंटू होता है, तो माइनस है और यहाँ प्लस है, दोनों का इंटू होगा क्या, माइनस हो जाएगा। और ए बी यानी कि 45 गुना 30/100। ठीक है, अब देखिए 45 में से ये 30 चला गया तो कितना हो जाएगा 15, माइनस इसको करिए, इसको कैलकुलेट करिए, 1 शून्य से पहले 1 शून्य चला जाएगा। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य गया, अब बचिए क्या, नीचे 10 है तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये काटेंगे 5 45। अब क्या हुआ, 9 तिया 27/2 है, 27/2 का मतलब क्या हुआ 13.5 है ना, 27 का आधा 13.5, तो 13.5 घटाएंगे 15 में से, 15 में से 13.5 घटाएंगे कितना आएगा 1.5, यानी इसका करेक्ट आंसर 1.5% इसका परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज है एक ऐसे है ना, क्या है ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी। अब इसमें क्या बोला, कोण बी का यानी कि इसका और कोण सी का यानी इसका, दोनों का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ बिंदु पर मिलता है, दोनों का समद्विभाजक ओ बिंदु यहाँ है, समद्विभाजक है ना ओ बिंदु पर मिलता है। ठीक है, और ये बी और सी का दोनों समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि अगर कोण ए का मान कितना है 116 डिग्री है, तो बी ओ सी का मान क्या होगा, बी ओ सी का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के जब भी हिसाब आए तो कैसे बनाना, देखिए जब त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और बी और सी का दोनों का समद्विभाजक अगर जहाँ मिले तो वहाँ जो कोण बनता है ना, क्या बनता है मालूम, ये अंदर जो कोण बनेगा दोनों के समद्विभाजक यानी कि बी ओ सी, ये जो कोण बनेगा ये बनेगा कितना बनेगा मालूम, ये कोण बनेगा हमेशा 90 + a/2, यानी कि 90 प्लस इसका ए जो है ना ए में कोण दिया हुआ जैसे 116, तो 90 + a/2 यानी 90 और ए का आधा जोड़ दीजिए, यहाँ का कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे कोण बी ओ सी जब इस टाइप का रहे तो दो समद्विभाजक रहे तो क्या होगा, कोण बी ओ सी बराबर एक फॉर्मूला लिख लीजिए 90 प्लस सामने जो है ना a/2, कोण a/2। ठीक है, तो बी ओ सी पूछा है ना, ये वाला पूछा बी ओ सी, ये कोण, तो 90 प्लस इसका आधा करिए, 116 का आधा कितना होता है 58 दूनी 116, यानी कि 90 और 58 कितना हो जाएगा 148, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अगर x के बराबर √3 माइनस √2 है तो x³ माइनस x के पावर -q का मान क्या होगा। तो ऐसे में कोई फार्मूला है नहीं, तो इसको ऐसे सिंपल में लिखिए कि पूछ रहा क्या है x³ और जैसे x के पावर -q है तो इसको नीचे कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/x³ हो गया ये। ठीक है, यानी कि इसका मान पूछ रहा है ये। ठीक है, अब इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान बनाने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, कौन सूत्र लगाते हैं कि x यानी कि a³ माइनस b³ है तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो बन जाता है। तो हमको इसमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा, a माइनस बी का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो a माइनस बी, a क्या हम लोग माने, a मान लेते हैं ये है, इसमें x अगर इसके हिसाब से देखें तो a इसमें क्या है x, अब b क्या है 1/x। ठीक है, तो इसमें x का मान तो दिया हुआ है, 1/x का भी मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर निकालेंगे a माइनस बी का मान निकालेंगे,
तो पहले क्या करते हैं, 1/x का मान निकालते हैं। तो जैसे x का मान ये दिया हुआ है तो 1/x यानी कि ये वाला बटा में आ जाएगा, उल्टा में आ जाएगा। तो इसको जब उल्टा करेंगे ना तो ये मालूम क्या होगा, 1/x का मान उल्टा यानी कि एक बटा में आएगा। तो जब फिर इसको सीधा करेंगे तो ऊपर करेंगे तो ये आएगा √3 + 2 आएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/x का मान ये प्लस हो जाएगा। कैसे होता है ये लोग देखिए, आप लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी बताते हैं, बताने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो 1/x करते हैं, जैसे कि 1/√3 1/x का मान हुआ था। ठीक है, अब इसको सीधा करेंगे तो कैसे होता है, ऊपर नीचे ये जो चिन्ह है इसका उल्टा गुना कर देंगे, यानी कि ये माइनस में तो प्लस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, √3 + √2 और नीचे भी √3 + √2, दोनों ऊपर नीचे इसका उल्टा से दोनों गुना कर देंगे। तो इसमें क्या होता है देखिए, ऊपर तो √3 + √2 हो गया और नीचे क्या हो गया, a - b × a + b। तो a - b × a + b किसका बराबर होता है, a² - b²। तो a² क्या है, √3, तो a² करके √3 का स्क्वायर 3 और b क्या है, √2। तो a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 3 में से 2 घटा कितना हुआ, एक ही बचा, यानी कि इसका मान टोटल एक ही हो जाता है। तो ऊपर क्या बचा, √3 + √2, यानी कि इसको उल्टा करने के बाद क्या होगा, प्लस में हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, यानी x का मान है ये और 1/x का मान है प्लस वाला। 1/x का मान क्या हो जाएगा, √3 + √2। अब इसको क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। ठीक है, x - 1/x निकालना है। तो ये है और इसको 1/x घटाएंगे तो ये माइनस में जाएगा और ये भी माइनस में जाएगा। तो माइनस से ये प्लस कट जाएगा और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यानी कि -2√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मान क्या आ गया, -2√2। कॉपी और पेन रखिएगा तो आसानी से आप साथ में करते जाइएगा तो आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x - 1/x का मान ये निकल गया। ठीक है, अब ये निकल गया तो हिसाब अब आसान हो गया। तो इसको अब क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे, a - b का, जैसे ये वाला होता है ना, a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b का होल क्यूब। तो 2√2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 बार इसको गुना करेंगे यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ना, 2 इस करेंगे क्यों करेंगे, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर √2 का होगा, √2 गुना √2 गुना √2 3 बार होगा तो आएगा 2√2, यानी कि 8 दूनी 16 √2। और ये माइनस में होगा क्योंकि 3 बार इसको हुआ है, पावर 3 हुआ है तो ये माइनस में ही आ जाएगा फिर, यानी कि a - b का होल क्यूब। अब माइनस करेंगे क्या, 3ab × a - b। तो ab क्या होगा, ab का मान जो है वो एक ही आएगा क्योंकि a का मान है ये, अब b का मान क्या है 1/x, तो उल्टा पुल्टा है तो ये गुना में एक ही हो जाता है कट के। ठीक है, तो 3ab का मान एक ही हो गया, तो 3 और a - b का मान कितना आएगा, वो आया था -2√2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, जिससे ये माइनस में अगर है अथी निकालना है x³ -1/x³ निकालना है तो a - b का होल क्यूब प्लस होता है 3ab × a - b। तो यहाँ पर a - b है क्या, -2√2। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, ये माइनस में है तो ये भी हो गया माइनस में, यानी कि -6√2 और ये है -16√2। तो कितना हो जाएगा टोटल, -22√2 हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 -22√2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक थीटा का मान ये दिया हुआ है। ठीक है, और टेन थीटा का मान ये दिया हुआ है, तो पूछा इसका मान क्या होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि सेक स्क्वायर जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको ये निकालना है। ठीक है, तो ऊपर में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, ये वाला निकल जाएगा। कैसे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना स्क्वायर है, सेक थीटा का मान ये दिया हुआ है, यानी कि इसको करते हैं सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 4/x। दोनों स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए।
तो ये क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 4 चौक 16/x² बराबर में क्या 1 है। ठीक है, आप इसको 16 ले लीजिए कॉमन, है ना, इसमें 16 कॉमन आ जाएगा नहीं इसमें से, तो 16 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू x² माइनस 1/x² बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना है, ये जो है इसको याद रखिए। ठीक है, फिर से लिखते हैं साफ से, 16 इंटू x² माइनस 1/x² बराबर 1 है। ठीक है, क्या है, 16 इंटू x² माइनस 1/x² बराबर 1 है। अब हमको निकालना क्या है, 8 इंटू x² माइनस 1/x²। तो इसको 8 में बदल देंगे, क्या होगा, 2 गुना 8 लिख सकते हैं, है ना, तो 2 गुना 8 लिखेंगे, और ये वाला है x² माइनस 1/x² बराबर 1। अब ये 2 को इधर ले आइए, तो 1/2 हो गया। तो ये बच गया ना, ये कितना बचा, 8 इंटू ये वाला बच गया, 8 इंटू x² माइनस 1/x², तो बराबर में क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका 1/2 इसका आंसर आ गया, है ना, इसका बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 14 बराबर इतना दिया हुआ है, और तो 16 बराबर क्या होगा। तो ये क्या है मालूम, ये आपको दिख रहा होगा 15 का स्क्वायर है, यानी कि ये 14 है तो एक जोड़ के स्क्वायर कर दिया, तो उसको भी इसी प्रकार इसको करते हैं। ये 16 है तो 16 में एक जोड़िए, 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 289, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसमें विषम को चुनिए, तो विषम चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या विषम को चुनना है। इसमें क्या किया है, ये स्क्वायर किसके बराबर है, 361 है, ये 19 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 19 के स्क्वायर के आसपास है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, अब प्लस 1 है। ठीक है, 19 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 21 का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये किसी का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो इसका अलग हो गया कौन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इसमें क्या किया, 1 + 2 ये 3 हो गया, फिर 3 में ये पीछे जुड़ गया ये वाला 5 हो गया, फिर 5 में ये पीछे वाला जुड़ा 8 हो गया, फिर 8 में इसको जोड़ दीजिए 5, कितना हो जाएगा 13, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, फिर इसको ले लीजिए पूरा। ठीक है, ये 3 हो गया और 3 हो गया, और एक ये लीजिए 4। ठीक है, 4 त्रिभुज हो गया अभी तक, तो इसका 4 त्रिभुज हुआ, है ना, 4 लगता है 4 ही त्रिभुज है ना, इसमें और तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, है ना, यानी कि 4 त्रिभुज है, 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4 त्रिभुज है इसमें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्या दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। ठीक है, यानी कि दर्पण ये वाला रख दिया है, और देखिए पहले ये समझ जाइए कि अगर यहाँ रखा है दर्पण, तो ये क्या करेगा, ये जो है ये क्या होगा, ये ऐसे इधर पलट जाएगा इधर। ठीक है, ये पूरा पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं ये इधर आ जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पलटने से ऊपर नीचे वाला वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ इधर पलटेगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो चीज़ है वो नीचे ही रहेगा। जैसे नीचे यहाँ ब्लैक में ब्लैक जो है ट्रेंगल, तो ये नीचे ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इससे भी ऑप्शन से छांट सकते हैं, हमको एक आध 2 ऑप्शन इससे भी छांटा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर देखते हैं तो इसमें है नीचे। ठीक है, इसमें देखिए नीचे नहीं, इसमें ऊपर कर दिया, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 भी देखिए वो भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला भी देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं बचिए कौन, 1 और 4 बचा हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है ये वाला जो है ना, ये देखिए ये जो लेफ्ट में ब्लैक है ना, ये वो पलटेंगे तो राइट में चला जाएगा, ब्लैक वाला जो है ये राइट में चला जाएगा। तो राइट में ब्लैक कहाँ पर है, तो राइट में ब्लैक देखिए ये वाला पृष्ठ जो है, देखिए ये वाला, ये राइट में देखिए इसमें ब्लैक है, ये क्या है लेफ्ट में ही था, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। तो
तो ये है लुइस अल्वारेज कैरीन है, लुइस अल्वारेज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सारनाथ में स्थित देश का स्तूप का निर्माण महान सम्राट जो है अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो ये कौन सा है? ये स्तूप जो सारनाथ में है, अशोक ने जो करवाया था वो है धामेक स्तूप। ठीक है, धामेक स्तूप भी होता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहेगा तो आपको घबराना नहीं। धामेक स्तूप यहाँ लिखा है धमेक स्तूप। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। ठीक है, दो स्तूप के बारे में पूछा जाता है। एक सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? तो वो आपका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। और धामेक स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना है। दोनों को निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अशोक की बात करें तो अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अशोक से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि अशोक किसका पौत्र है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, पौत्र पूछा, कई लोग पुत्र उसको समझ लिया था। पौत्र मतलब पोता हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता है अशोक था। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था ये अशोक। अब बिंदुसार से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था, बिंदुसार जैसा ही एक है बिंबिसार। ठीक है, उससे घबराना नहीं। बिंदुसार तो एक है बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? ये बिंबिसार है, ये हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अलग है। और ये बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है और अशोक का पिता है ये बिंदुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अशोक का जो नाम है किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो वो 13वें शिलालेख में है। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बजट घाटा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है बजट घाटा। जिसमें क्या होता है? सरकार का व्यय जो है उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों जो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है और भी पूछा जाता है जो आपको याद रखना है। जैसे संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, याद रखना संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में, ये याद रखना है। ठीक है, और संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 3-4 प्रश्न यहाँ पर बताएं, ये सभी अति महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही आता है। ठीक है, और हमेशा रिपीट होते रहता है। तो ये सभी हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि नवाब जो है शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदर जंग के मकबरे का निर्माण देश में करवाया था। तो सफदर जंग के मकबरे का निर्माण ये करवाया था कहाँ मालूम? दिल्ली में। कब करवाया था? 1754 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि देश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो ये है कब? ये अकबर के समय है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, ये क्या है? साम्राज्य के क्षेत्र के मामले में। अगर पूछे कि वास्तुकला के क्षेत्र में जो चरम पहुंच गया था किसके? तो वो शाहजहाँ के, है ना। शाहजहाँ वास्तुकला के ये स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अकबर की बात कर लें थोड़ा, तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ? उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर एक जो है जो सम्राट बन गया था कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट ये बन गया था। अकबर जो है एक मुगल शासक, कौन सा मुगल शासक जो अनपढ़ था? तो अकबर ही था। अकबर का मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? तो अकबर नहीं चलाया था। दीन इलाही की शुरुआत किसने किया था? अकबर नहीं किया था। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो टोडरमल था। नेक्स्ट है देश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो ये है मुलिंगला, है ना। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में
निम्नलिखित शामिल है। तो संसद किससे मिलकर बना है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि संसद जो है, ये संसद का संरचना है किस अनुच्छेद में? तो संसद का है आपका अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा का 80 में, और लोकसभा का 81 में। ठीक है, तीनों अनुच्छेद लगातार है, 79, 80, 81, हमेशा याद रखना है। और एक शब्द याद रखना, सरल, यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80 और 81। ठीक है, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है कि डेस स्ट्रेट जावा द्वीप समूह जो पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। तो कौन सा जो है स्ट्रेट जावा द्वीप और सुमात्रा को अलग करता है? तो ये है सुंडा गर्त, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुंडा गर्त। ठीक है, ये कहाँ है? जावा और सुमात्रा, ये सब कहाँ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के बाद डेस की मृत्यु 1605 में हुई थी, और उसे आगरा से बाहर जो सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ये कौन था? तो सिकंदरा में किसका मकबरा है? तो अकबर का है। ठीक है, ये आगरा के पास है सिकंदरा, अकबर का मकबरा है। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर का शासनकाल, यहाँ से भी आंसर आप टिक कर सकते थे, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है ये 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी कर सकते हैं कि सिकंदरा में मकबरा किसका? तो अकबर का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 46। देश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। तो वो कौन है? तो वो शाहजहाँ है। शाहजहाँ का जो काल है वो मुगल काल की जो वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, इसने कई चीज़ें निर्माण करवाया था, जैसे कि मोती मस्जिद हो गया, शाहजहाँ हो गया, है ना, तो दिल्ली का लाल किला हो गया, रेशम बाग हो गया, दीवाने खास, दीवाने आम। तो काफ़ी चीज़ों का ये महत्वपूर्ण चीज़ों का ये निर्माण करवाया था, इसलिए इनको वास्तुकार राजा कहा जाता है शाहजहाँ को। ठीक है, शाहजहाँ की बात करते हैं तो, है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डेस ने मेहरुन्निसा से निकाह किया तथा उन्होंने नूरजहाँ यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। तो मेहरुन्निसा किसकी पत्नी थी? तो ये था जहांगीर का, मालूम। इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहाँ भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? 1605 से 1627 तक था। नेक्स्ट है कि अकबर की एक ऐसी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो दुनिया का सबसे बड़ी संसद है कहाँ? चीन में। ठीक है, चीन की संसद का नाम क्या है? तो वह नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ठीक है, ये याद रखना है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा अगर संविधान पूछे तो वह भारत का। पहला संविधान कहाँ लागू हुआ था? वो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, ये है रिगेल, है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 है, रिगेल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो इसको ऐसे समझिए, देखिए, ये इंडिया का मैप अगर लेते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया यहाँ, तो यहाँ पर कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर जो है ये अरब सागर है, इधर क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ लक्षद्वीप है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक बार क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा गया था एक बार कि लक्षद्वीप किस महासागर में कहाँ है? तो ये अरब सागर में लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने देश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1894 में हुआ था। ठीक है, 1894 में। ऐसे सिंपल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, जिसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। पहला अध्यक्ष W.C. बनर्जी था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी था, पहला आपको महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट था, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि उसी गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक
गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आएगा 3 में कैनियन कहा जाता है ना। कैनियन क्या होता है कि कैनियन कहा जाता है कि उसी गहरी और संकरी घाटी को कहा जाता है कैनियन, जो कि भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तन की गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती है। तो वो कैनियन कहलाता है। नेक्स्ट है 54 कि प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत देश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये यंडाबो की संधि पर हस्ताक्षर करने पर प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था कब? तो ये 5 मार्च 1824 में स्टार्ट हुआ था और 24 फरवरी 1826 तक चला था। नेक्स्ट है कि उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है बजट रेखा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 बजट रेखा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन देश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये किया गया था कब? 1928 में, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन कब हुआ था? 1928 में। और आपको एक चीज़ हमेशा बताते हैं आपको कि जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड अगर कोई और घटना उस ईस्वी में हुआ हो तो जरूर है उसको रिलेट करके रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या कन्फ्यूजन भी नहीं होता और दोनों चीज़ें याद रहता है, ठीक है, और मज़ा भी आता है। तो 1928 में अगर एक घटना जो है तो कौन सा है बताइए? 1928 में क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में ही आया था, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन कब हुआ? तो 1928 में हुआ था। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन किसने किया था? तो किया था भगत सिंह ने किया था। याद रखना है, भगत सिंह, साथ में चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव थापर भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कराची बंदरगाह, ठीक है, कराची बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह। बंदरगाह से कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि सीतवे बंदरगाह कहाँ है? तो सीतवे बंदरगाह है म्यांमार में। चटगांव बंदरगाह किस देश में? तो बांग्लादेश में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान में, ठीक है। ये सभी याद रखना आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कि रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में देश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। तो पहले यहीं से टिक कर सकते थे आप कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में हुआ था। देखिए 1919 में कुछ घटनाएं हैं महत्वपूर्ण जो कि याद रखना है। जैसे कि रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो भी 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का भी डेट याद रखना है आपको, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर, तो जो पृथ्वी है ये भूमध्य रेखा है, उत्तर वाला क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश। तो वही पूछा है कि उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो अक्षांश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 60 आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ है? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता क्या, ये पूछा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। गुड्स मतलब सामान होता है, वस्तु होता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में। अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। नेक्स्ट है 61 समान विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि चाक में यानी कि चौक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो चौक क्या होता है? चूना पत्थर, है ना। ये क्या होता है इसमें? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर क्या है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसका सूत्र क्या आता है? CaCO3, यही है कैल्शियम कार्बोनेट, यही है चौक, यही है चूना पत्थर, यही है संगमरमर। नेक्स्ट है 62 निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? तो मांस में, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ मांस है। फिर कभी देखो ऑप्शन में क्या? सोयाबीन, तो सोयाबीन आंसर होता है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होगी। तो संयोजकता जो शून्य होता है वो नोबेल गैस जो होता है, नक्रिय गैस, उसकी संयोजकता शून्य होती है। तो इसमें नोबेल गैस कौन सा है, तो ये है हीलियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भौतिक राशियों से संबंधित कोई भी मान्य समीकरण बीमीय रूप से डैश होना चाहिए। तो भौतिक राशियों से संबंधित कोई भी मान्य समीकरण बीमीय रूप से क्या होना चाहिए, तो स्वजातीय होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि द्रव यांत्रिकी में एक प्रणाली को द्रव्यमान की एक निश्चित पहचान योग्य मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रणाली की सीमाएं इसे डैश से अलग करती है। तो ये किससे अलग करती है, तो ये परिवेश से अलग करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है 66, सभी जीवों के दो नाम होते हैं। पहला उनके जीनस का प्रतीक होता है और दूसरा प्रतीक होता है किसका, तो पहला क्या होता है, उसका जीनस होता है, यानी उसका जो आनुवांशिक वंश है उसका होता है। दूसरा पूछा है किसका होता है, तो ये प्रजाति का होता है। दूसरा क्या है, प्रतीक जो होता है, जो प्रजाति का होता है प्रतीक। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन लोकोकल है ना, लोकोकल खाद्य से उत्पन्न होने वाला विष है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह है एंट्रोटॉक्सिन। एंट्रोटॉक्सिन जो है स्टेफिलोकोकल है ना, स्टेफिलोकोकल खाद्य से उत्पन्न होने वाला विष है एंट्रोटॉक्सिन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक लियोफिलिक कोलाइड की विशेषता है। तो लियोफिलिक कोलाइड की विशेषता है कि वे प्रतिवर्ती होते हैं। इसका करेक्ट आंसर दो है कि वो प्रतिवर्ती होते हैं। नेक्स्ट है 69 कि दूध का प्रमुख घटक कौन सा है जो 85.5% से 88.7% के बीच होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जल है ना। जल जो है उसका दूध का प्रमुख घटक है जो कि 85.5% से 88.7% के बीच होता है। ठीक है, दूध की बात है, दूध से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी है दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लेक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का घनत्व भी अगर पूछे किससे मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, दूध खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और दूध से और एक क्वेश्चन आता है ना कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से। और जो होता है क्या, ऑपरेशन फ्लड, वो भी दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब आप बताइए कि 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को वो क्या है, संविधान दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस और संविधान दिवस दोनों 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल नियम है जो किसी भी द्रव पर लागू होता है। तो किसी भी द्रव पर लागू होता है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि द्रव्य अविनाशी है, यानी कि द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पहले होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था किसने, तो लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर कौन है, तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है, लेवोजियर है। जब भारतीय रसायन विज्ञान का जनक हो गया वो लेवोजियर हो गया। ठीक है, लेकिन भारतीय रसायन विज्ञान का जनक पूछे तो प्रफुल्ल चंद राय है ना, प्रफुल्ल चंद राय को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि 1884 में डेनिश चिकित्सक क्रिश्चियन ग्रेम द्वारा विकसित ग्राम प्रतिक्रिया का उपयोग केवल किसके लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जीवाणु के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ जीवाणु आया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानो वास्की ने किया था। जीवाणु का ल्यूवेन हॉक और विषाणु का इवानो वास्की ने किया था। ठीक है, और यहाँ पूछा जाता है सवाल और कवक से पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और ये याद भी रहे दोनों, और कभी आप भूले भी नहीं तो याद ऐसे रख लेना है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। एक शब्द याद रखना है, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन
माइकोलॉजी। ठीक है, साफ काम याद रहेगा। आपसे कवक के शैवाल का कुछ भी पूछे आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा साफ काम। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट है कि वास्तविक विलयन में कण अस्थिर नहीं होंगे, लेकिन कोलाइडी निलंबन के कण डैश वाले केंद्रापसारण पर अस्थिर हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, उच्च गति, है ना। इसका करेक्ट आंसर है कि वास्तविक विलयन में कण अस्थिर नहीं होंगे, लेकिन कोलाइडी निलंबन के कण उच्च गति वाले केंद्रापसारण पर अस्थिर हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या है। तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है कि दो स्थापित नस्लों के बीच प्रजनन की एक प्रणाली है ना। क्रॉस ब्रीडिंग दो स्थापित नस्लों के बीच प्रजनन की प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। 74 में क्या है कि डैश एक पदार्थ है जो स्पर्शीय तनाव के तहत लगातार विकृत होता है, भले ही यह तनाव कितना छोटा हो। तो इसका करेक्ट आंसर है द्रव। द्रव क्या है, एक पदार्थ है जो स्पर्शीय तनाव के तहत लगातार विकृत होता है, भले ही यह तनाव कितना छोटा हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य मशीन से किया गया कार्य है। तो सामान्य मशीन से इसमें किया गया कार्य कौन सा है, तो ड्रिलिंग करना जो ये सामान्य मशीन से किया हुआ कार्य है। नेक्स्ट है 76 है कि धातु के पुर्जों को जोड़ने और सामान्य निर्माण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य प्रक्रिया है। तो धातु के पुर्जों को जोड़ने और सामान्य निर्माण कार्य के लिए तो ये है दबाना, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दबाना। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन वायरस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वायरस का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि वे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में बीमारी पैदा कर सकते हैं। कौन, वायरस। ठीक है, वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। नेक्स्ट है कि दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है। तो दूध में लैक्टोज ये एक उपयुक्त घोल के रूप में पाया जाता है। दूध में जो लैक्टोज है ये एक उपयुक्त घोल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है डैश 5 किंगडम योजना का अंतर्गत नहीं है। तो कौन सा है जो कि 5 किंगडम योजना के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए 5 किंगडम में है कौन कौन, तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और एनिमेलिया और प्लांटे। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो विषाणु नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। और 5 किंगडम में ये सब कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 5 जगत वर्गीकरण जो है उसमें कौन कौन सा आता है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे। अच्छा, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो ये दिया था R.H. व्हिटेकर ने दिया था। R.H. व्हिटेकर ने दिया था। नेक्स्ट है कि अल्फा अमीनो अम्लों का सामान्य सूत्र क्या है। तो अल्फा अमीनो अम्लों का सामान्य सूत्र है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दूध प्लाज्मा दूध का वह भाग है जो मुक्त होता है। तो दूध प्लाज्मा दूध का वह भाग है जो मुक्त होता है क्या, वसा से, जो मुक्त होता है वसा से। नेक्स्ट है 82 प्रतिरोध जो R है सीधे अनुपातिक होता है। तो प्रतिरोध जो है किसके अनुपातिक होता है, तो ये तार के लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। नेक्स्ट है कि ताप के कारण ऊष्मा स्थानांतरण को ऊर्जा पारगमन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये क्या है, अंतर, जो कि ऊष्मा का स्थानांतर होता है किसके कारण, अंतर के कारण होता है। जैसे कि किसी में ऊष्मा ज़्यादा है और किसी में कम है तो स्थानांतरण होगा, उच्च ऊष्मा वाले फिर क्या होगा, उच्च तापमान वाले निम्न तापमान में जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की संसक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का विरोध करने की अनुमति देता है, तो डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। परमाणु अणु या तो अन्य निर्दिष्ट कणों जैसे बहुत छोटे सत्वों यानी कि इंटिटी को मापने की मानक एक वैज्ञानिक इकाई क्या है, तो ये है आपका मोल, है ना। पदार्थ का ऐसा मात्रक क्या होता है, पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मोल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 86। इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है
कि सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये छू फाट। छू फाट जो है सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, छू फाट पूछ लिया जाएगा। ये क्या है, लोक नृत्य है, कहाँ का है, तो सिक्किम का है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो वो एस भंडारनायके था ना, श्री माबो भंडारनायके। ये कहाँ की थी, तो ये श्रीलंका की थी। ठीक है, श्रीलंका में ये प्रधानमंत्री बनी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री विश्व का। और ये कब बना था, तो ये बना था 1960 में। ठीक है, और अगर पूछे कि प्रथम राष्ट्रपति है ना, प्रथम जो महिला राष्ट्रपति था वो कौन थी, तो मारिया एस्तेला पेरोना था, है ना, मारिया एस्तेला पेरोन। और ये किस देश की बनी थी राष्ट्रपति, तो अर्जेंटीना की 1974 में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया, तो ये रंगराजन पैनल के तहत है। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल, तो रंगराजन पैनल जो है चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अच्छा, चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। याद रखना है, चीनी, गन्ना, गेहूं, ये सभी का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 तक पहुँच गए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 1973 में। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बार बार आते रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आप अलग अलग सेटों में चाहे अलग अलग जगह याद भी करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो अभी 4 महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर पूछे जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अधिनियम कब लागू हुआ, तो वन्य जीव 72, याद रखना है, वन्य जीव 72। ठीक है, वन्य जीव 72, और यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में। और फिर दूसरा आता है क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब हुआ, 1973 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जल संरक्षण जो है नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण जो है अधिनियम, तो जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम ये कब लागू हुआ, तो 1974 में हुआ था। ठीक है, और एक आता है आपको बार बार आता है कौन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब ये लागू हुआ, 1986 में हुआ था। ठीक है, अब 1-2 को ऐसे चाट जाइए कि बाकी ऑप्शन में छांट के भी मार सकते हैं, जैसे कि वन्य जीव 72, वन्य जीव 72, वन्य जीव 72। ठीक है, वन्य जीव 72। अब प्रोजेक्ट टाइगर हो गया 1973, इसको छोड़िए और इसको याद करिए। जल का है जो जल संरक्षण अधिनियम जो है ये 1974 में लागू हुआ। इसको याद कैसे रखना है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक ना, आप देखिए 4 वाला कौन है ऑप्शन, तो ये 74। तो जल संरक्षण अधिनियम कब आएगा, 1974 में, क्योंकि यही समय आपको कन्फ्यूजन होता है। ठीक ना, ऑप्शन भी इसी टाइप करेगा। तो 1972 है, 73 है, 74 है। तो जल वाला, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यहीं से रिलेट कर लेना है। 74 वाला जल संरक्षण अधिनियम 1974 में हुआ था। अब पर्यावरण संरक्षण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो हमेशा याद करके रखना है। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। वन्य जीव 72, वन्य जीव 72, जल वाला 74, प्रोजेक्ट टाइगर 73, ये तीनों देखिए लगातार है, 1972, 73, 74। वन्य जीव 72, प्रोजेक्ट टाइगर 73, जल वाला 4 है ना, जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है सार्क, है ना, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो सार्क की पहली महिला सचिव पूछ रही है कौन थी, तो ये थी कौन, फतिमठ धियाना सैदिस, है ना, फतिमठ धियाना सैदिस। ठीक है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ था, तो सार्क का मुख्यालय था कहाँ, काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है। याद ऐसे रख लेना है, साका, है ना, साका यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू। अब दिलजिले फिल्म देखे होंगे, उसमें क्या बोलता है कि साका ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता है ना ही मर सकता है, साका सिर्फ मर सकता है, तो वही साका है, सार्क का काठमांडू। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुआ था,
1985 में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो कौन सा इसमें, तो ये है छयाप बुरुंग। छयाप बुरुंग जो है ये सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है कि मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवतों और बदज्ञानसों का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागपुर में, है ना, संतरों का शहर नागपुर में। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कौन कौन सा है देखिए, एक तो हो गया बांदीपुर और एक है इसी से बनेरघाटा, है ना, बो से बांदीपुर, बो से बनेरघाटा, और एक है नागरहोल। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में। एक है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में। ठीक है, और इसे याद ऐसे रख लेना है, आपको एक गाना का जो लाइन है याद रखना है कि बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। तो बन के से हो गया क्या, बांदीपुर, बनेरघाटा, और 9 से हो गया नागरहोल, और के से हो गया कुद्रेमुख। बाकी सब क्या नाटक है। ठीक है, बाकी सब नाटक है, यानी कर्नाटक में ये सब। ठीक है, तो जो लाइन है उसमें सिर्फ बन के याद रखना है। लाइन क्या है, बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। तो बन के से मतलब रखना है कि बांदीपुर, बनेरघाटा और नागरहोल, और को से कुद्रेमुख, बाकी सब नाटक है। ये नाटक यानी ये कर्नाटक में चारों। ठीक है, इसमें 2 को जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा, बांदीपुर और नागरहोल, ये दोनों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में। ठीक है, बाकी चारों याद रखना है, बांदीपुर, बनेरघाटा और नागरहोल और कुद्रेमुख, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। तो एक चीज़ आपको मालूम होगा, या तो मालूम होना चाहिए कि जो पेंटिंग है, जो पत्थरों पे पेंटिंग होता है, चित्र होता है, जो शैल चित्र बोलते हैं उसको हिंदी में, तो शैल चित्र जो है उसकी सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो भीमबेटका से मिला था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका से। ठीक है, वहीं पर है, भीमबेटका है, और वहीं पे आपको होशंगाबाद में जाइए, जिसका नाम अभी क्या बदल के रख दिया, नर्मदापुरम। वहाँ पर आपको है होशंगाबाद में आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, वहाँ भी ये चित्रकारी ये मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा गुफा और बाघ गुफा चित्रकारी है भीमबेटका में। ठीक है, और होशंगाबाद में जो है आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, वहाँ भी आपको चित्र मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, एक नए अध्ययन के अनुसार भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव के खतरे का सामना कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 30%। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये किया गया है नीदरलैंड में। ठीक है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्डम। अब मुद्रा क्या है, यूरो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 में क्या है, किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको भारत ने, है ना, भारत ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। WTO से क्वेश्चन आता है कि WTO की स्थापना कब हुआ था, 1995 में हुआ था। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है, कई है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। जैसे WTO का मुख्यालय जेनेवा, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, WMO यानी कि विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है उसका मुख्यालय भी जेनेवा में, ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका मुख्यालय भी जेनेवा में, रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है कि 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है मोहम्मद सलेम ने जीता है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला, मोहम्मद सलेम को मिला है। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। तो ये जीता है डी गुकेश ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डी गुकेश ने क्या कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। ठीक है,
तो ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? तो यह है शतरंज से, ठीक है। शतरंज की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 12 का सभी 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर आपका 13 के साथ, है ना। 13 में मिलते हैं कल सुबह। देखिए 2 सेट डेली अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। कब कब? तो एक सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे, ठीक है। टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 2 सेट डेली अपलोड होता है, सुबह और शाम। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और सभी सेट लगाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।